हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के लेटेस्ट फीचर के बारे में, जो कि 2026 में ही रिलीज हुआ है। और क्योंकि गाइस मैं ये चाहता हूँ कि आप भी लेटेस्ट फीचर में जावा स्क्रिप्ट के साथ अप टू डेट रहो, है ना। और गाइस चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे और हम देखेंगे कि कौन कौन सा फीचर है और किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो गाइज उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना कुछ इस तरीके से। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता नहीं, ऐसे भी नहीं दबाना है। तो चलते हैं। सो गाइज यहाँ पे आ चुका हूँ अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और सबसे पहले मैं उस फीचर को कमेंट कर लेता हूँ जो कि मुझे यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने कमेंट कर रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट न्यू फीचर, फंक्शन भी उसको बोलते हैं, इन 2026। और जो पहला फीचर है वो है फ्रॉम एसिंक फंक्शन, है ना। ये एक फंक्शन है बेसिकली गाइज जो कि 2026 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसका पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ कि इसका डेफिनेशन ये है कि ये क्या करता है, हमारा जो असिंक डेटा होता है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है किसमें, एरे में, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग एज ए एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, एक असिंक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो कि हमारा जनरेटर फंक्शन होने वाला है, ठीक है। अब उसमें क्या है, एक नंबर्स नाम का मैं ये फंक्शन क्रिएट कर ले रहा हूँ। अब देखो इसमें yield1 yield2 yield3 दे दे रहा हूँ। सो गाइज आई होप कि यहाँ पे आपको जो है कि जनरेटर फंक्शन के बारे में नॉलेज होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं बताने वाला हूँ जनरेटर फंक्शन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपली वो रिजल्ट जो भी हमारा आएगा उसको जो है कि जो उस फंक्शन से बेसिकली रिजल्ट आ रहा है उसको मैं एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे मैं उस फंक्शन का एक्चुअली में यूज़ कर रहा हूँ। देखो एरे जो होता है ना, ये जो कैपिटल में ARRY लिखा हुआ है, ये जो होता है हमारा एक प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट में आप देखोगे ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कि एरे को रिकॉग्नाइज करता है कि ये एरे है या नहीं है। अगर एरे रहेगा तो ट्रू देगा, नहीं देगा तो फॉल्स देगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखो जो हमारा मेन फंक्शन है फ्रॉम असिंक, ठीक है। फ्रॉम असिंक जो फंक्शन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एज अ आर्गुमेंट हम लोग जो है कि उस नंबर्स वाले फंक्शन को पास कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो फ्रॉम असिंक फंक्शन है ना, ये अपने अंदर क्या करता है, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने नंबर्स फंक्शन यहाँ पे पास कर दिया तो ये भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है बेसिकली, है ना। और यहाँ पे हम कोई एरे भी दे सकते हैं, वो भी हमारा इटरेबल ऑब्जेक्ट है। तो जितने भी इटरेबल ऑब्जेक्ट हैं वो इस फंक्शन के अंदर पास हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके आगे देखो हम क्या करते हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, अपनी कंसोल डॉट लॉग में इस रिजल्ट को क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। और उसके बाद हम कंसोल पे चलेंगे और यहाँ पे अपना नोड मेन डॉट जीएस फाइल को रन कराएंगे। तो देखो हमारा क्या हुआ, आउटपुट जो है कि वो 1 2 3 किस में दे दिया, एरे में। जो yield1 yield2 yield3 दिया था वो हमारा जो है कि एरे में आ चुका है, ठीक है। यही हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। तो अब आई होप कि आपको जो है कि समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। अब देखो गाइस इसी टास्क को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे अचीव करते थे, पहले इस फंक्शन के आने से पहले, है ना। तो देखो यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया और अवेट लगा करके कॉन्स्ट वैल्यू ऑफ नंबर्स। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर्स में जितने भी वैल्यू हैं वो हमारे यहाँ पे इटरेट होंगे। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्ट एरे नाम का एक वेरिएबल बना दिया ARR, और उसके बाद देखो ARR डॉट पुश, है ना, पुश कर दिया। और उसमें जो है कि ये वैल्यू हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब क्या होगा कि नंबर्स में जितने भी हमारे वैल्यू होंगे, yield1 yield2, है ना, वो क्या करेंगे, वन बाय वन इस एरे में पुश होंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका है उसी चीज़ को अचीव करने का, है ना, विदाउट जो है फ्रॉम असिंक फंक्शन। तो पहले हम लोग वन बाय वन क्या करते थे, एरे में एक एक वैल्यू को पुश करते थे, तब जा करके हमारा एक एरे में वो कन्वर्ट होकर के आता था, है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए देखो मैं अब क्या करने वाला हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके जब मैं ARR को क्या करूँगा, कंसोल कराऊँगा तो हमारा सेम रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ARR को कंसोल करा दिया। अब देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखो हमारा दोनों दोनों बार जो है 1 2 3 वो एरे में आ गया। एक 1 2 3 जो है पहले कंसोल का है, और एक जो 1 2 3 है वो हमारा दूसरे एरे वाले का वेरिएबल का है, ठीक है। तो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो गाइज ये है कि
ये जो फ्रॉम असिंक फंक्शन है, क्या ये सिर्फ़ जो है कि एक जनरेटर फंक्शन को ही एज़ अ आर्गुमेंट लेता है? तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि नहीं, यहाँ पे हम कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे इटरेबल ऑब्जेक्ट पास कर दिया अरे को, ठीक है? जब मैं यहाँ पे फिर से उस फंक्शन फ़ाइल को रन कराऊँगा, देखो हमारा नया जो एरे में जो वैल्यू है 2579 वो यहाँ पे दे दिया, ठीक है? तो जब भी आपको फ्रॉम असिंक में पास करना है, वो इटरेबल ऑब्जेक्ट ही पास करना है, ठीक है? इतना बात आपको क्लियर हो गया? अब देखो इसके बाद क्या होता है, एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या ये जो फ्रॉम असिंक फंक्शन है, वो सिर्फ़ एक ही आर्गुमेंट को लेता है अपने फंक्शन ब्रैकेट में, या फिर हम मल्टीपल इसमें जो है कि आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, और पास करेंगे भी तो क्यों करेंगे, ठीक है? उसका क्या यूज़ होगा? तो उसी चीज़ को देखो हम आगे देखते हैं यहाँ पे। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, ओबीजे नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मल्टीप्लायर नाम से एक की है मेरा, और उसमें मैं जो है कि 2 से उसको एज़ अ की पास कर सॉरी एज़ अ वैल्यू पास कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखो मैं यहाँ पे इसको हटा दूँगा, ठीक है? यहाँ पे नंबर्स जैसे पहले पास था, वैसे ही यहाँ पे नंबर पास कर दिया, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं दूसरा जैसे आर्गुमेंट पास करूँगा एज़ अ कॉलबैक फंक्शन, ठीक है? एक फंक्शन मैं बनाऊँगा जिसमें कि नम मेरा रहेगा, और रिटर्न करा दूँगा मैं नम इंटू दिस डॉट और मल्टीप्लायर, ठीक है? तो यहाँ पे देखो होगा क्या कि जो मल्टीप्लायर है, हम यहाँ पे उसको नम से इंटू करा रहे हैं, और जो हम थर्ड पैरामीटर इसमें सॉरी थर्ड आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, वो क्या है? ऑब्जेक्ट का, ठीक है? कॉमा के बाद अब देखो ओबीजे मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ पे ओबीजे लिखना है ज़रूरी है, क्योंकि दिस तभी हमारा काम करेगा, नहीं तो उसको अगर नहीं मिलेगा, ठीक है? वो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा मल्टीप्लायर वाला। तो इतना करने के बाद अब आप देखो कि यहाँ पे 3 आर्गुमेंट जो है कि पास हो चुका है, ठीक है? तो आप जब भी मान के चलो इंटरव्यू में आप देते भी हो, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या कि हम कितना आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, या इसमें क्या यूज़ है इन आर्गुमेंट्स वगैरह का, तो आप ये चीज़ उसको बता सकते हो, है ना? तो देखो जैसे ही हम मैंने इस फ़ाइल को रन कराया, तो देखो मेरा जो नया आउटपुट है, वो 2 से मल्टीप्लाई होकर के आ गया। तो 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरीके से आ गया, ठीक है? इतना बात आपको क्लियर हो गया? मतलब ये जो पूरा फ्रॉम असिंक जो फंक्शन है, वो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि एक और क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी यूज़ दिस फंक्शन, ठीक है? कि हम इस फंक्शन को क्यों यूज़ करें, ठीक है? क्योंकि इससे पहले भी तो हमारे पास तरीके था इस तरीके के एरे में आउटपुट लाने के लिए, लेकिन हम इस फंक्शन को क्यों यूज़ करें? तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान के चलो आपके पास मल्टीपल एपीआई है, ठीक है? अवेट लगा दिया मैंने यहाँ पे, और फेच कर लिया यूज़र की एपीआई। फिर दूसरे वाले यील्ड में मैं प्रोडक्ट की एपीआई फेच कर रहा हूँ, और तीसरे वाले में मैं क्या करूँगा, ऑर्डर की एपीआई को फेच कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखो इससे पहले जो हमारे पास एक तरीका था प्रोमिसेस का, ठीक है? तो प्रोमिसेस में होता ये था कि हम जो भी उसमें पास करते थे, जितने भी हमारे पास टास्क होते थे, जैसे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, तो प्रोमिसेस क्या करता था, उसको पैरेलली रन करता था, ठीक है? जैसे वो तीनों टास्क को क्या करता था, एक ही साथ रन करता था एसिंक्रोनस वे में, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो ये जो फंक्शन है फ्रॉम असिंक, ये क्या करता है, वन बाय वन जो है कि एक-एक टास्क को रन करता है, ठीक है? तो ये जो गाइज़ हेल्पफुल है, वो किसके लिए हेल्पफुल है? डेटा स्ट्रीमिंग के लिए, ठीक है? तो देखो जैसे हमारे पास ये 3 एपीआई हैं, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि व्हाई वी यूज़ दिस फंक्शन, तो आंसर ये है कि हम इसको डेटा स्ट्रीमिंग के लिए, फॉर डेटा स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे गाइज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग का, डेटा स्ट्रीमिंग का। तो आप क्रिकेट मैच देखते होंगे टीवी पे, तो वहाँ पे जो डेटा आता है आपके पास 1 बाय 1 ही आता है, ठीक है? जैसे आपने फर्स्ट ओवर आपका ओवर हो गया वहाँ पे, तो फिर वो आपको जो है कि टीवी पे दिखता है। उसके बाद जब आपका सेकंड ओवर खत्म हो जाएगा, तो आपको सेकंड ओवर का डेटा आपके टीवी पे दिखेगा। तो इस तरीके से स्ट्रीमिंग चलती रहती है ना? एक ही साथ हम सारा डेटा को वहाँ पे गेट नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो फंक्शन है, इसका काम यही है कि ये सिंक्रोनस वे में जो है कि चीज़ों को हैंडल करता है ना? अब देखो गाइस यहाँ पे जो न्यू फीचर है ना, उसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर रखा है, जैसे जावास्क्रिप्ट न्यू फीचर फंक्शन इन 2026, और वो जो फीचर है उसका नाम है टेम्पोरल डॉट नाउ डॉट
प्लेन डेट आईएसओ। तो ये मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि ये जो टेम्पोरल है ना, यही जो इसका जावास्क्रिप्ट का एक न्यू फीचर है 2026 में, है ना? ये टेम्पोरल क्या करता है, मेन डेट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि जो पहले जो डेट फंक्शन था ना, जिससे कि हम डेट वगैरह प्रिंट कराते थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, है ना? अब प्रॉब्लम इन द सेंस कि मैं आपको ये देखो बता रहा हूँ कि उसमें ये प्रॉब्लम था कि टाइम ज़ोन कन्फ्यूज़न था, ठीक है? उसमें सही से टाइम ज़ोन नहीं आता था, ठीक है? और उसके बाद म्यूटेबिलिटी की इश्यू थी उसमें, हार्ड टू रीड मेथड, उसके जो मेथड्स थे वो उनको हार्डली रीड कर पाता था आदमी। इनकंसिस्टेंट पार्सिंग था, है ना? मंथ इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, और उसमें जो हम लोग मंथ का इंडेक्स देते थे वो 0 से भी स्टार्ट हो जाता था। तो इसमें इन सारी प्रॉब्लम थी, है ना? जो डेट फंक्शन था हमारा। तो ये जो टेम्पोरल है, ये जो हमारा नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसमें जो फीचर हैं, वो ये है कि इसमें जो क्लियर डेट टाइप्स हो जाएगा, है ना? उसके बाद इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट म्यूटेबल नहीं है, ठीक है? उसके बाद बेटर टाइम ज़ोन हैंडलिंग है, ईज़ियर डेट कैलकुलेशन है, उसके बाद मोर रीडेबल एपीआई है, ठीक है? तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि पुराना वाला डेट में कुछ इश्यू था, इसीलिए हमें नया वाला ये टेम्पोरल वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है? फॉर बेटर डेट और टाइम के लिए, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ कि देखो टेम्पोरल इज़ अ न्यू मॉडर्न डेट टाइम एपीआई इन जावास्क्रिप्ट, ये तो पता है आपको। उसके बाद डिज़ाइन टू रिप्लेस टू ओल्ड डेट ऑब्जेक्ट व्हिच हैज़ मेनी प्रॉब्लम, ठीक है? तो मैंने पहले आपको बताया कि जो पुराना वाला डेट ऑब्जेक्ट था उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे। अब देखो यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ कि टेम्पोरल वाले को, कि टेम्पोरल क्या है, तो ये है मेन ऑब्जेक्ट फॉर द न्यू डेट टाइम सिस्टम, ठीक है? जैसे मान के चलो कि हमारे पास पहले नहीं था DATE, डी को हम लोग कैपिटल में लिखते थे, तो उसी तरीके से अब यहाँ पे टेम्पोरल हमारा काम करेगा, ठीक है? लेकिन गाइस देखो मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये जो फीचर है ना, नाम वगैरह तो आ गया है, ये आ गया, लेकिन इस फीचर को हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? सॉरी, यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो अपने ब्राउज़र पे बेसिकली, ठीक है? इसके लिए हमें पॉलीफ़िल वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लो कि आप सिर्फ़ जानते रहो कि ये टेम्पोरल जो है कि हमारे पास कुछ ऐसा भी है, एक नया फ़ीचर जिससे कि हम डेट और टाइम को गेट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। ये मेन ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो नाउ है, नाउ क्या है? एक हेल्पर है, ठीक है? ऑब्जेक्ट है जो कि गेट करेगा करंट टाइम वैल्यू को, ठीक है? और उसके बाद तीसरा है ये वाला प्लेन डेट आईएसओ, और जो प्लेन डेट आईएसओ फंक्शन है वो रिटर्न करेगा टुडेज डेट, आज का डेट रिटर्न करेगा, और यूजिंग द आईएसओ स्टैंडर्ड, ठीक है? तो देखो मैंने क्या किया है कि सिंपली मैंने उस फंक्शन को यहाँ पे पूरा रख दिया है, और मैं रिजल्ट में इसको क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर, है ना? तो देखो इसको रन कराने के बाद जो हमारे पास एक एरर आता है कि टेम्पोरल इज़ नॉट डिफाइंड। अब मैंने आपको बताया था ना कि ये एक अभी फुल्ली यूज्ड नहीं है, ठीक है? हम इसका नाम तो जान गए लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, और तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पॉलीफिल यूज़ करना पड़ेगा। पॉलीफिल मतलब आप समझ लो कि एक पैकेज है बेसिकली, ठीक है? जिसके थ्रू हम इसको गेट करेंगे और गेट करके इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? तो देखो npm इंस्टॉल जीएस टेम्पोरल पॉलीफिल, है ना? टेम्पोरल पॉलीफिल को हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं बेसिकली। देखो टू एडेड टू पैकेज हो गया, 2 पैकेज बेसिकली ऐड हो गया। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पैकेज नोड मॉड्यूल के अंदर हमारा टेम्पलेट ये टेम्पोरल आ भी गया था, है ना? अब देखो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को इम्पोर्ट करूँगा, इम्पोर्ट, और फिर यहाँ पे लिखूँगा टेम्पोरल, और फ्रॉम कहाँ से, देखो डायरेक्टली उसने मुझे ये पाथ दे दिया, है ना? मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं ये करके अ, अपना जो है कि यहाँ से रन कराता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से, तो मुझे ये देता है माई डेट का इशू, है ना? माई डेट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो बेसिकली क्या होता है गाइस, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट कॉल करते हो ना, तो उसको टू स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है ना? तो यहाँ पे देखो टू स्ट्रिंग, यहाँ पे माई डेट डॉट टू स्ट्रिंग लिख दिया। अब देखो यहाँ पे फिर से मैं इस फाइल को रन करूँगा, और देखो मेरे पास, देखो आज का डेट आ भी गया है। आप देख रहे हो 2026, ये जो है अपना क्या है, ईयर है, और उसके बाद थर्ड मंथ है, और उसके बाद 15 तारीख डेट को मैंने इसको रिकॉर्ड किया था।
तो ये हमारे यहाँ पे दिखा भी रहा है, ठीक है। तो अब देखो आगे ये है कि इतना करने के बाद आप लोग एक चीज़ और नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे कुछ कुछ वार्निंग आ रहा है, ठीक है। तो वो वार्निंग को अभी क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये नया चीज़ है, इसमें ज़रूर है कि वार्निंग आना इसका जायज़ है। तो इसके बाद देखो हम एक और इसका एग्जांपल देखेंगे कि हमें जैसे मान के चलो आगे का नेक्स्ट 7 डे का हमें डेट चाहिए, तो हम कैसे उसको अचीव करेंगे, है ना? क्योंकि देखो डेट जो हमारा पुराना फंक्शन था उसके थ्रू भी हम सब कुछ कर लेते थे, और तो हम वही सारी चीज़ें जो है कि यहाँ से भी अचीव कर सकते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज़ का अगर हमें डेट निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो देखो पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेक्स्ट वीक नाम से। अब देखो माई डेट जो हमारा आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, उसमें हम ऐड एक फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है? वहाँ पे ऐड जो है एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, और उसमें डेज करके 7 मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में पास कर दूँगा। अब ये नेक्स्ट वीक को फिर यहाँ पे मैं कॉल कर दूँगा, इससे टू स्ट्रिंग वही रहेगा, और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, कंसोल क्लियर करके इस फाइल को फिर से रन करूँगा। तो देखो जैसे ही मैं रन करूँगा ना, देखो वार्निंग तो मेरा वैसा ही है, लेकिन अब आप देखो कि ये जो मेरा जो डेट है वो 7 डेज़ आगे का आ गया, ठीक है? 15 और 7 कितना होता है? 22 होता है। तो आई होप कि आपको देखो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का वीडियो आपसे मिस ना हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।